नमस्कार दोस्तों, बुल बियर रन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत में ईवी क्रांति के संबंध में। ये एक थोड़ा सा डिटेल वीडियो है परंतु काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज़ के अपनाने में तेज लाने वाले महत्वपूर्ण राजनीति पर चर्चा करेंगे। दोहरी इंजन नीति यानी कि ड्यूल इंजन पॉलिसी, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। यह दृष्टिकोण ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मांग और आपूर्ति दोनों के पक्षों को केंद्रित करता है। मांग को बढ़ावा यानी कि डिमांड बूस्ट, फेम FAME यानी कि इंडिया योजना का पहला इंजन है। मांग को बढ़ाना, जिसके केंद्र में फेम इंडिया यानी कि फैक्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ इंडिया योजना है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना। रणनीति सब्सिडी, यह योजना उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करता है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, यह सीधे खरीदारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे ईवी की लागत कम हो जाती है और वे पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के मुकाबले अधिक आकर्षक हो जाते हैं। इसका उद्देश्य है कि मांग में वृद्धि करके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक मजबूत बाजार तैयार करना। नंबर दूसरा जो इसका पहलू है, आपूर्ति को बढ़ाना यानी कि सप्लाई पुश, PLI योजना दूसरा इंजन है। आपूर्ति को आगे बढ़ाना और देश में ईवी विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना, जिससे मुख्य रूप से PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि घरेलू और वैश्विक कंपनियों को भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। रणनीति इसकी ये होती है कि विनिर्माण प्रोत्साहन यानी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। यह योजना स्थानीय विनिर्माण, विशेष रूप से उन्नत रसायन सेल ACC, बैटरी प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। स्वदेशीकरण, यह घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है और भारत ईवी कंपोनेंट और वाहनों का वैश्विक केंद्र बन सकता है। इसका उद्देश्य है कि मजबूत और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला बनाकर यह सुनिश्चित करना कि बढ़ती हुई मांग को घरेलू उत्पाद द्वारा पूरा किया जा सके। पिछली चर्चा में हमने भारत सरकार की ईवी नीतियों को समझाया। अब हम देखेंगे कि कैसे एक प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स इन अवसरों का लाभ उठा रही है और देश के इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार में अग्रणी बन गई है। स्लाइड के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में यात्री यानी ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स की बाजार भागीदारी 70% है, जो भारतीय ईवी क्रांति में एक प्रभुत्व को दर्शाती है। अब बात करेंगे हम टाटा मोटर्स की ईवी रणनीति। टाटा मोटर्स की सफलता एक एकीकृत और दूरदर्शी रणनीति है पर आधारित है, जिसे चिप टू कार रणनीति यानी चिप टू कार स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कंपनी ईवी के सबसे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चिप से लेकर पूरे एक बड़े वाहन कार के निर्माण तक पूरी मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन पर नियंत्रण रखती है। यह रणनीति टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों के बीच तालमेल पर आधारित है, जिसके प्रमुख रूप से 3 स्तंभ हैं, जिसमें पहला स्तंभ है TCS
मुख्य रूप से ईवी के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर और डिजिटल समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका योगदान है कि यह उन्नत सॉफ्टवेयर ईवी के बैटरी प्रबंधन, BMS, इंफोटेनमेंट, कनेक्टिविटी और ओवर द ईयर OAT अपडेट को सक्षम करते हैं, जो आधुनिक ईवी के लिए महत्वपूर्ण है। टाटा पावर। नंबर 2, टाटा पावर भारत में एक व्यापक और मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन यानी कि तैयार कर रही है। इसका योगदान यह रहेगा कि यह देश में सार्वजनिक तथा निजी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग समाधान और होम चार्जिंग विकल्प प्रदान करती है। एक व्यापक चार्जिंग नेटवर्क ग्राहकों की रेंज की चिंता यानी कि रेंज को कम करता है और ईवी अपनाने को बढ़ावा देता है। टाटा ऑटो कैंप। टाटा ऑटो कैंप विभिन्न ईवी कंपोनेंट का निर्माण और आपूर्ति करती है। इसका योगदान है, यह इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरी पैक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य ईवी पार्ट्स के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है, जिससे टाटा मोटर्स को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला पर मजबूत नियंत्रण मिलता है। बात करते हैं इनके प्रमुख कुछ मॉडल्स जो हैं, जिसमें टाटा नेक्सॉन भारत में सबसे लोकप्रिय और शुरुआती मास मार्केट ईवी में से एक है। टाटा टियागो अधिक किफ़ायती सेगमेंट में ईवी को बढ़ावा देने के लिए। टाटा पंच नवीनतम एंट्री और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ईवी का विकल्प प्रदान करती है। तीनों ऊपर स्लाइडों में इसके बारे में हमने आपको बताया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि टाटा मोटर्स की चिप टू कार रणनीति, जिसमें समूह की ताकत, TCS का सॉफ्टवेयर, टाटा पावर का चार्जिंग नेटवर्क और टाटा ऑटो कंपोनेंट का एकीकरण शामिल है, ने कंपनी को एक अजेय स्थिति में ला दिया है। यह एकीकृत दृष्टिकोण न केवल उच्च गुणवत्ता वाले और किफ़ायती ईवी के निर्माण में मदद करता है, बल्कि एक संपूर्ण ईवी इकोसिस्टम भी बनाता है। भारत में 2 पहिया ईवी क्रांति। जी हाँ, अब हम ईवी क्रांति में टाटा मोटर्स की भूमिका देखी। अब हम भारत में असली जन बाजार क्रांति यानी 2 पहिया टू व्हीलर्स द्वारा लाई गई, जैसे कि अब स्लाइड में के अनुसार देख पा रहे हैं। ईवी सेगमेंट का 80% जनवरी 24 तक का हिस्सा है, जो दर्शाता है कि भारत में सड़कों पर वास्तविक परिवर्तन यहीं हो रहा है। यह क्रांति 2 अलग अलग प्रकार की कंपनियों द्वारा संचालित है, जो विभिन्न ग्राहकों द्वारा वर्गों को लक्षित करती है। प्रदर्शन में प्रीमियम सेगमेंट। एनर्जी बाजार का एक हिस्सा ऐसे उपभोक्ताओं को लक्षित करता है जो तकनीकी और प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हैं। कंपनी ईथर एनर्जी रणनीति प्रीमियम परफॉर्मेंस और उन्नत तकनीक। इसकी विशेषता शहरी आवागमन यानी कि अर्बन कॉम्यूट। ये उच्च प्रदर्शन वाले स्कूटर विशेष रूप से शहरों के आवागमन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें बेहतरीन पिकअप, हैंडलिंग और स्मार्ट सुविधाएं होती हैं। तकनीकी सुविधाएं भी होती हैं। इसकी बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले, नेविगेशन और कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करती है, जो इन्हें पारंपरिक स्कूटरों से अलग करती है। ये वे ईवी हैं जो शुरू के उत्साही लोगों द्वारा और उच्च वर्ग द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करती है। दूसरा है ओला इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा जो बड़े पैमाने पर ग्राहकों को लक्षित करता है और सामर्थ्य और पहुंच तक जिसकी बनी हुई है। एग्रेसिव प्राइसिंग, अफोर्डेबिलिटी। शहरों को बढ़ावा देने ओला इलेक्ट्रिक का उद्देश्य बड़े पैमाने पर और किफ़ायती ईवी पेश करके सभी शहरों को ईवी गति से अपनाने को प्रोत्साहित करता है। ये स्कूटर आकर्षक डिज़ाइन और प्रदर्शन के साथ एक बेहतर वैल्यू प्रोपोर्शन प्रदान करते हैं। विनिर्माण कंपनी अपने बड़े विनिर्माण संयंत्र फ्यूचर फैक्ट्री का लाभ उठाती है ताकि लागत को कम रखा जा सके और उत्पादों को तेज़ी से बढ़ा सके। यह सेगमेंट भारत के विशाल
मध्य आय वर्ग और पहली बार ईवी खरीदने वालों को आकर्षित करता है, जिससे ईवी जन बाजार तक पहुंच पाती है। स्लाइड में एक महत्वपूर्ण कारक का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्वयं लेवल बैटरी। इसका क्या लाभ है? बैटरी लंबी दूरी तक रेंज एंजाइटी को कम करके और चार्जिंग समय की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास घर पर ही चार्जिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह कॉमर्शियल फ्लीट के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। सरकार भी इस तकनीकी को प्रोत्साहित कर रही है ताकि ईवी का उपयोग और सुविधाजनक हो सके। ईवी बैटरी की एक स्लाइड जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ईवी बैटरी केवल ऊर्जा का भंडारण ही नहीं बल्कि ईवी की कीमत, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण घटक है। लागत और वहनीयता। बैटरी पैक ईवी की कुल लागत का लगभग 40 to 50% हिस्सा होते हैं। बेहतर तकनीक और स्थानीय विनिर्माण, जैसे कि हमने PLI योजना में देखा, बैटरी की लागत को कम करने और ईवी को वहनीय बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बैटरी की क्षमता किलोवाट यह निर्धारित करती है कि ईवी एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर जा सकती है। उपभोक्ताओं की रेंज की चिंता को दूर करने के लिए उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरियां महत्वपूर्ण हैं। चार्जिंग स्पीड। बैटरी रसायन, केमिस्ट्री और डिज़ाइन यह निर्धारित करते हैं कि ईवी कितनी तेज़ी से चार्ज हो सकती है, जो लंबी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण रूप से है। बैटरी हेल्थ मैनेजमेंट, ECG जैसी तरंग बैटरी के स्वास्थ्य और जनजीवन के महत्व पर जोर देती है। MBS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यह एक जटिल इलेक्ट्रिक प्रणाली है जो बैटरी के डॉक्टर के रूप में काम करती है। यह प्रत्येक बैटरी के सेल के तापमान, वोल्टेज और चार्ज की स्थिति की लगातार निगरानी करता है। यह बैटरी को ओवर चार्जिंग या ओवर हीटिंग से बचाता है, जिससे कि उसकी सुरक्षा और जीवन काल सुरक्षित हो सके। समय के साथ और उपयोग के साथ बैटरी की क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। BMS और स्मार्ट चार्जिंग तकनीक इस ह्रास की गति को धीमा करने में मदद करती है। ईवी क्रांति के सफल होने के लिए हमें बैटरी के पूरे जीवन चक्र पर विचार करना होगा। एडवांस केमिस्ट्री। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी हावी है, लेकिन नई प्रौद्योगिकियां जैसे सॉलिड स्टेट बैटरी सुरक्षित, अधिक ऊर्जा सघन और टिकाऊ बैटरी का वादा करती है। सेकंड लाइफ उपयोग। जब ईवी बैटरी की क्षमता एक निश्चित स्तर यानी कि 70 to 80 के नीचे चली जाती है तो उसे हटा दिया जाता है, लेकिन वे अभी भी स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज के लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा को स्टोर करने के लिए। बैटरी रिसाइकलिंग। बैटरी के कोबाल्ट, निकेल और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को पुनर्प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यह न केवल पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है बल्कि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत की विदेश पर निर्भरता को भी कम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक चार्जिंग स्टेशन जो पारंपरिक पेट्रोल पंप जैसा दिखता है, लेकिन यह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग यहाँ हो रहे हैं। अभी तक हमने ईवी क्रांति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि नीति, वाहन, बैटरी प्रौद्योगिकी पर चर्चा की, लेकिन इस क्रांति की सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यह स्लाइड दर्शाती है कि भविष्य में हमारे पारंपरिक फ्यूल स्टेशन इलेक्ट्रिक चार्जिंग हब में बदल जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनेंगे। रेंज की चिंता। जब ड्राइवरों को पता होता है कि वे अपनी यात्रा के दौरान आसानी से चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं, तो वे लंबी दूरी की यात्रा करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। दैनिक सुविधा। यह सुनिश्चित करता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जिनके पास
घर पर कार या निजी चार्जिंग की सुविधा नहीं है, वे भी आसानी से ईवी को चार्ज कर सकें। मास एडॉप्शन, चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता ईवी अपनाने की गति को सीधे प्रभावित करती है। जितना आसान चार्जिंग करना होगा उतना तेज़ी से लोग ईवी को अपनाएंगे। चार्जिंग के प्रकार और विकास, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए विभिन्न प्रकार से होते हैं। स्लो या एसी चार्जिंग, लेवल 1 एंड 2, उदाहरण घर पर ओवरनाइट चार्जिंग, ऑफिस पार्किंग में चार्जिंग। उपयोग, यह दैनिक आवागमन के लिए पर्याप्त है और बैटरी स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। यह शहरी और रिहायशी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। फास्ट चार्जिंग यानी कि डीसी फास्ट चार्जिंग, उदाहरण के लिए हाईवे पर, फ्यूल स्टेशन पर, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। ये चार्जिंग स्टेशन लंबी दूरी की यात्रा के दौरान या ड्राइवर को तेज़ी से चार्ज करने की आवश्यकता जब महसूस होती है तब उपयोग में लाए जाते हैं। अक्सर 30 से 60 मिनट में 80% तक ये चार्जिंग करते हैं। बैटरी स्वैपिंग, ये मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए है। इनमें बैटरी को खाली होने पर निकाल कर दूसरी तरह की चार्ज की गई बैटरी से बदल दिया जाता है, जिससे चार्जिंग में लगने वाला समय शून्य हो जाता है, जो डिलीवरी और फ्लीट ऑपरेशन के लिए आदर्श है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां और अवसर, मानकीकरण, विभिन्न ईवी मॉडलों के लिए प्लग और चार्जिंग प्रोटोकॉल को मानकीकृत करना महत्वपूर्ण है। स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन, चार्जिंग स्टेशन को बिजली ग्रिड के साथ कुशलतापूर्वक एकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि बिजली की मांग बढ़ने पर ग्रिड पर दबाव न बढ़े। स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट, टाटा पावर और अन्य की भूमिका। टाटा पावर जैसे खिलाड़ी, जैसे कि हमने पहले चर्चा की है, और अन्य तेल विपणन कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भारत में इस नेटवर्क को तेज़ी से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो वे मौजूदा फ्यूल स्टेशनों को फ्यूचर मोबिलिटी हब में बदल रहे हैं। अब दोस्तों, हम एक ऐसी क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे शहरी आवागमन के तरीकों को मौलिक रूप से बदल सकती है। जी हाँ, शहरी हवाई गतिशीलता, अर्बन एयर मोबिलिटी, यूएएम, स्लाइड में दिखाया गया है। उड़ने वाला भविष्य का वाहन के परिवहन की एक झलक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यूएएम में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमानों की उपयोगिता शामिल है। ये छोटे इलेक्ट्रिक संचालित विमान हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं, लेकिन बहुत कम शोर करते हैं और पारंपरिक हेलीकॉप्टरों की तुलना में काफ़ी किफ़ायती हो सकते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? शहरी यातायात की भीड़ को दरकिनार करते हुए छोटे से मध्यम दूरी के लिए यात्रियों या माल को तेज़ी से और कुशलता से पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य है। उदाहरण, एयर टैक्सी सेवाएं, मेडिकल सप्लाई डिलीवरी और आपातकालीन प्रतिक्रिया। यूएएम की आवश्यकता क्यों है? दुनिया भर के बड़े शहरों में यातायात जाम एक गंभीर समस्या है। यूएएम इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। नंबर 1, समय की बचत। भीड़ भाड़ वाली सड़कों को पूरी तरह से बायकाट करके यात्रियों के समय को 10 गुना कम कर सकता है। स्थिरता, अधिकांशतः ईवी टोल्स इलेक्ट्रिक होते हैं। इनका अर्थ है कि वे शून्य परिचालन उत्सर्जन के साथ शहरी परिवहन को भी कार्बनिकृत करने में मदद करते हैं। ये दुर्गम स्थानों तक तात्कालिक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, विशेष रूप से आपदा राहत या चिकित्सा की स्थिति के दौरान। भारत अपने घनी आबादी वाले शहरों और गंभीर यातायात समस्याओं के साथ यूएएम के लिए एक आदर्श बाजार हो सकता है। इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सुरक्षित और नियंत्रित यातायात
हवाई यातायात सुनिश्चित करना, इसके लिए नए नियम और कानून बनाए जाने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नामक विशेष लैंडिंग और टेक ऑफ स्लाइड्स का विकास करना, जो अक्सर ऊंची इमारतों की छत पर स्थित होंगे। लागत, प्रारंभिक चरण में इन सेवाओं की उच्च लागत को कम करना ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके। अवसर, यूएएम ने केवल गतिशीलता को बदल सकता है, बल्कि यह मेक इन इंडिया पहल के तहत उन्नत एयरोस्पेस विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दे सकता है। भारत का ईवी चार्जिंग नेटवर्क। यह स्लाइड भारत के डिजिटल मानचित्र को दर्शाती है, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क एक तेज़ी से बढ़ते हुए ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में हो रही तीव्र वृद्धि को ये प्रदर्शित करता है। चार्जिंग नेटवर्क का बढ़ता महत्व। जैसे जैसे भारत में ईवी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एक मजबूत और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क की आवश्यकता का भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय कनेक्टिविटी। यह मानचित्र दर्शाता है कि चार्जिंग स्टेशन अब न केवल मेट्रो स्टेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रमुख हाईवे और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भी फैले हैं। यह लंबी दूरी की यात्रा को संभव बनाता है और ईवी को एक जन बाजार के लिए स्वीकार्य प्रदान करता है। सरकार की भूमिका इसमें क्या रहेगी? इस वृद्धि को सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये एजेंसियां नीतियों और फेम योजना के तहत सब्सिडी के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करती हैं। नेटवर्क का विस्तार कौन कर रहा है? भारत का चार्जिंग नेटवर्क एक सहयोगी प्रयास है, जिसमें कई संस्थाएं शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जिसमें एनटीपीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियां अपने मौजूदा पेट्रोल पंपों का ईवी चार्जिंग हब में बदल रही हैं, जिससे कि चार्जिंग पॉइंट की सुविधा तेज़ी से बढ़ सके। निजी कंपनियां टाटा पावर, रिलायंस वीपी मोबिलिटी और चार्जिंग ग्रिड जैसे निजी ऑपरेटर भी डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। स्मार्ट चार्जिंग और तकनीकी। नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्लाइड आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, जो ड्राइवरों को ऐप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की सुविधा उपलब्ध कराता है। आगे इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। यह सुनिश्चित करना कि चार्जिंग सुविधा केवल शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों में भी इसका पर्याप्त रूप से विस्तार हो सके। ग्रिड की क्षमता। देश की बढ़ती ईवी आबादी को बिजली प्रदान करना ग्रिड की एक मजबूत और नवीनीकरण को नेटवर्क के साथ एकीकृत करना होगा। ईवी बनाम आईईसी यानी लागत और पर्यावरणीय तुलना। हमारा अंतिम लक्ष्य है कि सतत और वहनीय परिवर्तन। इलेक्ट्रिक वाहन, हरित और किफ़ायती विकल्प। ईवी के दो प्रमुख लाभ हैं जो उन्हें आईईसी वाहनों से बेहतर बनाते हैं। ईंधन लागत, फ्यूल कॉस्ट, कम लागत। इसकी जो कॉस्ट है 1 से 2 रुपये प्रति किलोमीटर होती है। बिजली से चलने के कारण ईवी का प्रति किलोमीटर परिचालन खर्च पारंपरिक ईंधन से बहुत कम है। यह एक महत्वपूर्ण बचत का कारक है, खासकर उच्च ईंधन कीमतों वाले देश में। मेंटेनेंस, कम पार्ट। ईवी में आईसीई वाहनों की तुलना में बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। उदाहरण के लिए कोई इंजन ऑयल या स्पार्क प्लग नहीं होता है। रख रखाव, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। कम पार्ट्स का मतलब है कि कम टूट फूट, जिससे रख रखाव की लागत नाटकीय रूप से कम हो जाती है। प्रदूषण, पॉल्यूशन, जीरो टेल पाइप उत्सर्जन। ईवी सीधे वातावरण में शून्य प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं। यह शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 2 है पेट्रोल डीजल। उच्च लागत और उत्सर्जन। पारंपरिक
ICE वाहन कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करते हैं। ईंधन लागत, फ्यूल कॉस्ट उच्च है, 9 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोमीटर। डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता के कारण ईंधन की लागत काफ़ी अधिक हो जाती है और ये वैश्विक बाज़ार में स्थिरता के अधीन होती है। रखरखाव, मेंटेनेंस बहुत हाई होता है। वाहनों में अधिकतर ऑयल, स्पार्क प्लग, फिल्टर, गियरबॉक्स आदि जटिल पार्ट्स होते हैं जिन्हें नियमित रूप से सेवा तथा प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मेंटेनेंस की लागत बहुत अधिक हो जाती है। तीसरा, प्रदूषण इससे उत्पन्न होता है। वाहन परिचालन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा पार्टिकुलेटर जैसे हानिकारक उत्सर्जन करते हैं। यह ग्रीन हाउस गैसों और वायु प्रदूषण दोनों में योगदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा हमने एक ईवी पर आपके लिए एक विस्तृत व्याख्यान बनाकर प्रस्तुत किया है। आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो चैनल है ये एजुकेशनल चैनल है। हम इस तरह की वीडियो आपको अपलोड करते रहते हैं। अगले फिर एक नए विषय पर आपको एक नई वीडियो के साथ में आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।